Welcome back. My name is Anul Abidin and I'm your physics instructor. हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसके साथ हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है और हमने बार मैग्नेट को स्टडी किया था। आज हम मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है। आपको ये टॉपिक का नेम सुनकर ही समझ आ रहा होगा कि शील्डिंग से मुराद है कि आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, तो उससे बचाने के लिए जो हम टेक्निक या फिनोमेना यूज़ करते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक शील्डिंग। यानी मैग्नेटिक शील्डिंग करने के लिए हमें एक ऐसा रीजन बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी मौजूद ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। मैं बाद में इसका एक एडवांस मेथड भी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले हम इसको सिंपली देख लेते हैं कि ये कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड फ्री जोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं। ये बेसिकली बार मैग्नेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये फिर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिट पोल्स हैं। ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और ये सेंटर में अगर आप गौर करें तो ये वाला जो सेंटर है, ये वाला रीजन, यहाँ पे इस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ बोथ द बार मैग्नेट्स। तो इस रीजन को हम फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन। इसी तरह हम इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको अगर इस फील्ड फ्री रीजन में रख दूँ तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। फाइन। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक फील्ड फ्री जोन बन गया और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक शील्डिंग। आई होप सो कि आपको इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। ओके, मैग्नेटिक शील्डिंग। ओके, मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग refers to use of materials to protect against the effect of magnetic fields. मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए हम ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कि जिनके ज़रिए हम जो है वो मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हैं उनके इफ़ेक्ट से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बचा सकें। तो कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं हम उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको फॉर्मली इस फिनोमेना को देख लेते हैं। यस, we can create a field free zone
फील्ड फ्री जोन या रीजन, also known as neutral zone, by placing north poles or south poles side by side such that the magnetic field lines repel each other by creating a field free zone। जी, अब हम इस डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फील्ड फ्री जोन, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं न्यूट्रल जोन। कैसे? बाय प्लेसिंग नॉर्थ पोल्स और या फिर साउथ पोल्स साइड बाय साइड। कि आप क्या करेंगे कि आप या दोनों नॉर्थ पोल को जो है वो आमने सामने कर दें, या फिर दोनों साउथ पोल को आमने सामने कर दें। इन दोनों सूरतों में आप न्यूट्रल जोन या फिर फील्ड फ्री जोन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सच दैट side by side such that the magnetic field lines repel each other by creating a field free zone। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको फील्ड लाइन नज़र आ रही हैं पर्पल कलर से, तो अगर आप गौर करें तो ये फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर ये रिपेल कर रही हैं तो इनकी रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो है वो एक फील्ड फ्री जोन जो है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। फाइन, ओके, नाउ यस, this phenomena is known as magnetic shielding। यस, ये हमारे यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन मटेरियल्स को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यस, मटेरियल्स for magnetic shielding। फाइन, तो अभी हम देख लेते हैं कि हम लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 3 मटेरियल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम लोग? यूज़ कर सकते हैं आयरन, हम यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं निकल। ओके, तो ये 3 मटेरियल जो हैं
वो हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए। आयरन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोबाल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और आप निकल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और मेथड जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से हम मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, आगे चलते हैं हम। ओके, नाउ अब होता ये है कि लेट्स से हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक, या इसको इस तरह कर लेते हैं, पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ। ओके, दिस वन सर्कल, ओके, एंड दिस वन। ओके, सो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ओके, हमारे पास एक तरफ जो है, यस, इस तरफ जो है हमारे पास वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। ओके, इसी तरह इस तरफ हम बना सकते हैं साउथ पोल। ओके, ये हमारे पास साउथ पोल आ गया। ओके, ये मैंने आधे आधे पोल्स बनाए, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली नॉर्थ पोल के उस तरफ जो है वो साउथ पोल भी होगा, इसी तरह इस साउथ पोल के उस तरफ नॉर्थ पोल भी होगा। लेकिन मुझे अभी सिर्फ डायग्रामेटिकली सिर्फ साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखाना है आपको, तो इसलिए मैंने कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाई। अब आप ये ना कंसीडर कीजिएगा कि मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैंने साइड से ये छोड़ दिया है, इसको बाउंड नहीं किया। ओके ओके, नाउ ये जो रीजन है आपके पास, इसको हम इसी से कर लें। यस, दिस इज एक्चुअली आ आयरन बार। ये आपके पास एक आयरन रिंग, या आप कह लें कि एक हुप टाइप सी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे रख दी, लेकिन ये किससे मिलके बनी हुई है? आयरन से मिलके बनी हुई है। मैं नीचे लिख देता हूँ, आयरन रिंग। ओके, अब यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी इधर से, ये देखिएगा ज़रा, ओके, यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पे टर्मिनेट होंगी ऐसे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये असल में हमने क्या किया है। ओके, अच्छा, अब हुआ क्या असल में, ये जो हमारे पास बेसिकली आयरन का जो रिंग है, इसकी एक एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ इसको थोड़ा सा इधर करके, यस, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। जी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी जो है ये बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक परमीएबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी of a material to let the magnetic field lines to pass through it। ओके, तो परमीएबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या है? इस मटेरियल की जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है और वो क्या करती है? वो अलाउ करती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से इजीली जो है वो क्या हो जाएं? पास हो जाएं। तो यहाँ देखें, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में इस मटेरियल से, यस, इस मटेरियल से जो है वो क्या करेंगी? इजीली पास कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि आयरन की जो परमीएबिलिटी है, आयरन की जो परमीएबिलिटी है वो एयर की परमीएबिलिटी से ज़्यादा है। तो जिसकी परमीएबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोशिश ये होगी कि वो उसके अंदर से पास आउट हो जाए। ओके, तो
ये देखें ऐसे ऐसे इसमें से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इजीली पास होंगी। अब जो दरमियान वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फील्ड फ्री जोन। तो यहाँ पे जो बी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से आप किसी भी आयरन रिंग के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मैग्नेटिक शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जी, अब हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो कि मैग्नेटाइज नहीं होते, लेकिन हम उन्हें आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ओके, हम इसको लिख सकते हैं, द टेक्निक with which a non-magnetic material is converted into magnetic material. This phenomena is known as induced magnetism। जी, अगर हमारे पास कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और हम उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हैं या बना लेते हैं, तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट्स को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक चौथा मेथड भी है जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पहला मेथड है स्ट्रोकिंग मेथड। लेट्स से कि हमारे पास एक बार मौजूद है, ये एक स्टील बार है, इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज स्टील बार। और हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। आई होप सो ये काम नहीं कर रहा सही तरह से, 1 मिनट। यस, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ओके, नाउ दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा मैं डायग्राम कंप्लीट कर लूँ ज़रा। ओके, तो स्ट्रोकिंग मेथड ये कहता है कि आपके पास एक स्टील बार है, जैसे ये बाल पड़ी हुई है, और उस स्टील बार के ऊपर आपने एक बार मैग्नेट पकड़ा है। बार मैग्नेट पकड़ के आप उसको ऐसे स्ट्रोक कर रहे हैं, उसके साथ देन लिफ्ट कर रहे हैं, देन ऐसे आप स्ट्रोक कर रहे हैं, फिर लिफ्ट कर रहे हैं, देन आप इसे स्ट्रोक कर रहे हैं और फिर लिफ्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड के थ्रू जो है, इस जो हमारे पास एक मेटल प्लेट है या मेटल बार है, इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, और इसका एक हिस्सा जो है वो साउथ पोल बन जाएगा और एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इन दिस मेथड
In this method, a bar magnet is stroked from one side of a metal bar to other side by aligning the domains of a steel metal bar. ओके तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये देख लें ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए. यस, तो स्ट्रोकिंग मेथड में आप क्या करते हैं कि आप सिंपली एक बार मैग्नेट को क्या करते हैं, मेटल बार के ऊपर स्ट्रोक करते हैं, और उसके स्ट्रोक करने से क्या होता है कि जो मटेरियल की डोमेन्स होती हैं, जैसे कि हमने डोमेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है पहले से, वो डोमेन्स क्या करती हैं, वो अलाइन हो जाती हैं, जिससे एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाती है और एक साइड साउथ पोल बन जाती है, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोकिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट मेथड है हमारा हैमरिंग मेथड. हैमरिंग मेथड. अगेन हमारे पास जो है वो एक स्टील बार है. ओके, नाउ दिस वन इज स्टील बार. ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक हैमर लेंगे. तो ये हमारे पास एक हैमर है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर हैमरिंग पर्पसेस. ओके, और ये इसका जो है वो हैंडल है. ओके, सो दिस इज आवर हैमर. ओके, फाइन. ओके, तो एक हमारे पास स्टील बार है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज स्टील बार. This one is steel bar, and the very important thing is that कि इस तरफ हमारे पास एक पोल होगा और इस तरफ भी हमारे पास एक पोल होगा, और इस तरफ जो है वो हमारे पास लेट्स से नॉर्थ है, और इस तरफ हमारे पास क्या है, साउथ है. और आपको पता है कि इसकी डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, जो कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, फाइन. तो ये हमारी डायग्राम जो है वो क्लियर हो गई है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टील बार है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे इसको हैमरिंग भी कर रहे हैं. तो हैमरिंग करने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, उनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो आप अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो एक बहुत ही एक किस्म का हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन करना भी मुश्किल होता है और डिसअलाइन करना भी डिफ़िकल्ट होता है. तो इस वजह से हम हैमरिंग मेथड जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे, द मैग्नेटिज्म ऑफ ए steel bar can be achieved by gently hammering it.
हैमरिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी बहुत ही लाइटली आपने क्या करना है, इसको हैमर करना है। ये ना हो कि आप इसको उठा उठा के ऐसे ऐसे मारें, तो उससे तो ये और भी काम ख़राब हो जाएगा। ओके तो जेंटली आपने इसको हैमर करना है, और जब आप इसे जेंटली हैमर करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जो डोमेन्स हैं, अगर मैं आपकी आसानी के लिए बना देता हूँ कि इसकी डोमेन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में क्या होना शुरू हो जाएंगी, अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा है हैमरिंग मेथड। तो अभी तक हमने स्ट्रोकिंग मेथड देखा है, हैमरिंग मेथड देखा है, और अब हम तीसरा मेथड देखते हैं, दैट इज़ हीटिंग मेथड। ओके, हीटिंग मेथड। लेट्स से आपके पास एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, ओके और आपके पास एक कैंडल है, लेट्स से एक कैंडल है आपके पास, ओके और इस कैंडल में जो है वो फ्लेम है, फाइन। ओके तो हमारे पास एक कैंडल है, दिस इज अ कैंडल एंड दिस वन इज मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। फर्स्ट करें कि इसकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन हैं, ऐसे शुरू में अलाइन थी, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा तो इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स तो अलाइन होंगी ना। तो फिर आपने जब इसको कैंडल की मदद से हीट करना स्टार्ट किया है, तो जैसे ही आपने इसको हीट किया है तो इसकी जो मैग्नेटिक डोमेन जो पहले अलाइन थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं, ऐसे रैंडमली डायरेक्शंस में जो है वो क्या हो गई हैं, ओरिएंटेड हो चुकी हैं ऐसे। तो अब मुझे बताएं कि बेसिकली इस हीटिंग का इफ़ेक्ट क्या हुआ। इस हीटिंग का इफ़ेक्ट ये हुआ है कि इस हीटिंग ने जो मैग्नेटिक डोमेन्स थी उसकी मूवमेंट को बढ़ा दिया है, और उसकी मूवमेंट के बढ़ाने से क्या हुआ है कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक डोमेन्स जो अलाइन थी वो डिसओरिएंटेड हो गई हैं, और इसकी वजह से उसने अपना जो मैग्नेटिज्म है वो लूज़ कर दिया है। तो आपने यहाँ से ये चीज़ सीखी है कि अगर आपने किसी भी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है तो आप उसको हीटिंग मेथड के थ्रू डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ओके हम इसको लिख लेते हैं, वी कैन डीमैग्नेटाइज a material by heating it, which results in misalignment of magnetic domains। ओके तो ये हमारा था हीटिंग मेथड। आपने इसको आई होप सो ग्रास्प कर लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को भी कि हीटिंग मेथड के थ्रू आप जो है वो किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। एक्चुअली साइंटिस्ट ने दो ऐसे फिनोमेना डिस्कवर किए हैं जिनमें से पहला हमारे पास है मैग्नेटिक
Seebeck effect, magnetic Seebeck effect, and thermomagnetism. यस, ये दो मेथड्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम हीटिंग के थ्रू भी मैग्नेटाइज मटेरियल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हीटिंग की मदद से हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, और सर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हीटिंग की मदद से जो है इसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ हीटिंग होती है और इसका फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से ये एक फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक सीबेक इफेक्ट एंड दूसरा थर्मोमैग्नेटिज्म। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि दीज टॉपिक्स आर बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ बुक। तो इसका स्कोप जो है वो आपसे काफ़ी बियॉन्ड है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन आपने इनके नाम ज़रूर याद रखने हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर था वो कंक्लूड हो गया है। आपने देखा कि हमने जो है वो हीटिंग मेथड को देखा है, ओके। उसके बाद हमने देखा था हैमरिंग मेथड को देखा है, हैमरिंग मेथड क्या होता है। देन हमने स्ट्रोकिंग मेथड देखा। उससे पहले हमने जो था वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन देखी, ओके। इसी तरह हमने जो है वो प्रैक्टिकली हम किस तरह से मैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखा हमने। परमेबिलिटी के बारे में बात की कि किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी है वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है, उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक शील्डिंग भी मैंने आपको ऊपर दिखाया है। इसके तीन जो हैं वो बेसिकली होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल मटेरियल यूज़ करते हैं हम, ओके। इसी तरह से मैंने इसकी ये डेफिनेशन भी लिख के दी आपको, ताकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए आसानी हो। इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो फील्ड फ्री रीजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, ग्रैस्प किया होगा, और आप इसको रोज़ाना की बेसिस पे जो है वो रिवाइज़ भी करते होंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।